हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज में हम लोग केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 चैप्टर 2 आर्टिकल 256 से लेकर के 263 के बीच में है। प्रशासनिक क्या क्या संबंध है? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध क्या क्या है। तो विधायी संबंध का अध्ययन हम लोगों ने भाग 11 संविधान के भाग 11 अध्याय 1 245 से 255 अनुच्छेदों के अंतर्गत किया था। आज हम लोग प्रशासनिक संबंध में पहला टॉपिक संघ के निर्देश देने की शक्ति, यानी किन किन मामलों में संघ राज्य को निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। तो पहला क्या है? राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करे कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन न हो एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित है। दो बातें हैं, संसद द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन न हो और उनका अनुपालन सुनिश्चित हो। किस आर्टिकल में कहा गया? 256 में कहा गया, आर्टिकल 256। नेक्स्ट है, राज्य अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो। किसके कार्यपालिका शक्ति में? संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो, यानी कि दूसरे पॉइंट में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में। तो ये कहां पे कहा गया है? 257 के खंड 1 में 257 क्लॉज 1। नेक्स्ट है, राज्य राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के संचार साधन बनाए एवं सुरक्षित रखने के हेतु उपाय करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, राज्य राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के संचार साधन बनाए एवं सुरक्षित रखने हेतु उपाय करे। कौन करेगा? राज्य उपाय करेगी। क्या उपाय करेगी? दो चीजें हैं, राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के संचार साधन बनाने की भी अनुमति है संघ सरकार की तरफ से, और क्या करे? सुरक्षित रखने हेतु उपाय करे। नेक्स्ट है, रेल संरक्षण हेतु उपाय करे, यानी कि रेलवे के रख रखाव से संबंधित उपाय करे कि कैसे रेलवे को वो सुरक्षित कर सकता है, यानी कि उसको कैसे मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है, चूंकि रेलवे आपको पता है ना कि ये संघ सूची का विषय है और रेल हर एक राज्यों से होकर के गुजरती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति को निर्देश देती है कि रेलवे के संरक्षण का उपाय करे। नेक्स्ट है, आपात की दशा में राज्य की कार्यपालिका संघ के निर्देश का पालन करे। संघ के निर्देश का पालन राज्य को कब करना है? आपात की दशा में। अगर आपात की दशा में संघ की कार्यपालिका के निर्देश का पालन राज्य की कार्यपालिका नहीं कर रही है, तो क्या मान लिया जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। नेक्स्ट है, राज्य वित्तीय आपात की दशा में संघ द्वारा सुझाए गए वित्तीय सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करे। कौन सा आर्टिकल है? 360 का क्लॉज 3, जहां संघ द्वारा संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के लिए अथवा रेलों के संरक्षण के लिए निर्देश दिया जाता है और इसके अनुपालन में राज्य को सामान्य प्रशासनिक खर्च के अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, तो राज्य सरकार यानी राज्य सरकार भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि पाने का हकदार होगा। जाहिर सी बात है कि रेलवे और संचार के संरक्षण में या रख रखाव में अगर राज्य सरकार पैसा लगाती है तो केंद्र सरकार से उस पैसे को प्राप्त कर सकती है, उस धन को प्राप्त कर सकती है। इस राशि का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इस बात का निर्धारण करेगा कि ज्यादा अगर खर्च हुआ है तो उचित कितना धन राज्य सरकार को दिलाया जाए। 257 क्लॉज 4 ये बात कहता है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पालन न
सकेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी 365 में संघ ये मान लेगा, संघ की कार्यपालिका ये मान लेगी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और इसी आधार पर राष्ट्रपति 356(1) में क्या करेगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। नेक्स्ट है कार्यपालिकीय शक्ति का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। कैसे प्रत्यायोजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रशासनिक विधि के लेक्चर में प्रत्यायोजन को हमने बहुत विस्तार से समझाया था। प्रत्यायोजन का मतलब सौंप देना। अगर मैं किसी कार्य को नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने अपने कार्य को बड़े भाई या छोटे भाई को सौंप दिया, प्रत्यायोजित कर दिया यानी डिलीवर कर दिया। तो कार्यपालिकीय शक्ति का प्रत्यायोजन अनुच्छेद 258 के अधीन भारतीय संघ को सहकारी संघ बनाने हेतु, सहकारी संघ का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव स्टेट्स, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट को कोऑपरेट करेंगी और सारी स्टेट मिलकर के यूनियन को कोऑपरेट करेंगी हेतु संविधान में संघ एवं राज्य के मध्य कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध किया गया है, जिसमें 2 हेडिंग्स हैं। संघ द्वारा राज्य का प्रत्यायोजन यानी संघ द्वारा राज्य को प्रत्यायोजन। कुछ कार्य ऐसे हैं जो संघ राज्य को प्रत्यायोजित करता है। 258 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, संसद किसी राज्य की सम्मति से, संसद कैसे करेगा, किसी राज्य की सम्मति से संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को उस राज्य सरकार को या उसके पदाधिकारियों को सशर्त सौंप सकती है। खंड 2 के अधीन 258 के क्लॉज 2 के अधीन संसद को संघ के विधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रशासन तंत्र का प्रयोग करने की शक्ति भी है। इस प्रयोजन के लिए संसद राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती है जिससे उसकी विधियों को उस राज्य में समुचित रूप में लागू किया जा सके। तो इस तरह से आपने देखा कि 258 क्लॉज 1 में संघ क्या कर रहा है, राज्य को कार्यों का प्रत्यायोजन कर रहा है। अब राज्य द्वारा संघ प्रत्यायोजन किस आर्टिकल में है, 258 क्लॉज 2। 258 क्लॉज 1 में संघ द्वारा राज्य को प्रत्यायोजन और 258 क्लॉज 2 में राज्य द्वारा संघ को प्रत्यायोजन। क्या उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के उसे सौंप सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी सरकार के लिए अपने प्रशासकीय कार्यों के सीधे संचालन में असुविधा होती है। मान लीजिए कि अगर किसी सरकार को अपने कार्य के संचालन में असुविधा हो रही हो तो क्या कर सकता है, वो दूसरी सरकार द्वारा उसे संपादित करवा सकता है। राज्य नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे इसी में कि राज्य केंद्र को अपने कृत्यों की सहमति से ही दे सकता है, यानी कि राज्य सरकार केंद्र को अपना कार्य कैसे दे सकता है, राज्य केंद्र को अपने कृत्य केंद्र की सहमति से ही दे सकता है, जबकि केंद्र अपने कृत्यों को राज्य को उनकी सहमति के बिना भी सौंप सकते हैं, यानी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है जब केंद्र सरकार राज्य को कोई कार्य सौंपती है। स्पष्ट है कि संविधान ने प्रशासकीय संबंधों में भी केंद्र की प्रमुखता को स्वीकार किया है। आप देख रहे हैं कि इन प्रोविजन से ये स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार विधायी संबंध में तो अभिभावी थी, प्रशासनिक संबंध में भी केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध में भी केंद्र सरकार हमारी सर्वोच्च स्थान रख रही है, यानी ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट है पूरा विश्वास एवं मान्यता खंड। ये कौन सा से आर्टिकल है, 261। आर्टिकल 261 क्या कहता है, कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। पूरा विश्वास और पूरी मान्यता का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है तो प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया हम ये मानेंगे कि वो कानून सही है, यानी कि विधि के आते ही हम
विधि में पूरा भरोसा रखेंगे, अपने पार्लियामेंट में पूरा भरोसा रखेंगे, पार्लियामेंट के ऊपर पूरा विश्वास करेंगे कि जो भी कानून, जो भी विधि हमें प्रदान की गई है, बना करके दी गई है, वो सारी हमारे वेलफेयर के लिए है, जब तक कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है या हाई कोर्ट में रिट नहीं फाइल किया जाता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होने के नाते। तो ऐसी विधियों में न्यायालय इंटरप्रेट करेगी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो ऐसी विधियों को नल एंड वॉइड कर देगी। लेकिन जब तक कि हमारी न्यायालय ऐसा नहीं करते हैं, तब तक पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर हम लोग पूरा विश्वास रखेंगे और मान्यता देंगे उसे। उपर्युक्त अभिलेखों आदि के साबित करने की रीति और शर्तें तथा इसके प्रभाव का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। देश के किसी भी भाग के सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों को संपूर्ण भारत में विधि के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। राज्य के कार्यों एवं अभिलेखों को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में विधि के अनुसार पूरी मान्यता एवं विश्वास प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263 है। 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल को रखा गया है। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को किया गया था। इस परिषद में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के अलावा कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री होते हैं। परिषद का अधिवेशन वर्ष में 3 बार होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसके विनिश्चित सहमति पर आधारित होते हैं। इसके विनिश्चय सहमति पर आधारित होते हैं। परिषद के कर्तव्य क्या क्या है देख लेते हैं। पहला, राज्यों के सामान्य हित का अन्वेषण एवं उन पर विचार विमर्श। दूसरा, ऐसे विषयों पर सिफारिश करना और उनके बारे में नीति निर्माण का समन्वय। तीसरा है, अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए अन्य विषयों पर विचार विमर्श। लास्ट पॉइंट है प्रशासनिक संबंध में अंतरराज्यीय जल विवाद का निपटारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतरराज्यीय जल विवाद का निपटारा। ये आर्टिकल 262 में है। अंतरराज्यीय परिषद 263 में है और अंतरराज्यीय जल विवाद का निपटारा 262 में है। इसके अधीन कहा गया है कि संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल की प्रयोग, वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी निकाय की स्थापना कर सकती है। यानी कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो इसके तहत कौन कौन से लॉज बने हुए हैं? पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है जल विवाद अधिनियम 1956। तो दो ऐसे लॉज हैं जो कि अंतरराज्यीय जल विवाद के निपटारा के अंतर्गत इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के संविधान के लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। आज आपने प्रशासनिक संबंध पढ़े केंद्र और राज्य के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध पढ़ेंगे।